पिछले 25 सालों में ना दुनिया ने सच में एक से बढ़कर एक तकनीकी चमत्कार देखे हैं। मतलब आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, हाई स्पीड इंटरनेट एकदम गांव-गांव तक पहुंच चुका है और देखा जाए तो सूचनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। एग्जैक्टली। तो तार्किक रूप से देखा जाए तो इस हिसाब से आज दुनिया के इतिहास में इंसान को सबसे ज्यादा आजाद और सबसे बेहतर तरीके से सूचित होना चाहिए था। लेकिन जिस रिपोर्ट की आज हम इस गहराई से पड़ताल में चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जो इस पूरे लॉजिक को ही पलट देती है। सही कहा आपने, एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। सच तो ये है कि आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तक जो खबरें पहुंच रही हैं, वे किसी न किसी गहरे दबाव या कहें तो एक बहुत ही सॉलिड फिल्टर से होकर गुजर रही हैं। मतलब अरे बस जानकारी के साधन तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उस जानकारी की क्वालिटी और उसकी आज़ादी दोनों ही एक बहुत ही खतरनाक स्तर तक गिर चुके हैं। सूचना का जो माध्यम है वो तो आज़ाद नजर आता है, लेकिन जो सूचना खुद है वो आज़ाद नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बेहद अहम दस्तावेज है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे हम अक्सर RSF के नाम से जानते हैं, उनकी ताज़ा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, स्वतंत्र पत्रकारिता का वैश्विक दम घुटना, जिसे इंग्लिश में द ग्लोबल एस्फिक्सिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कहा गया है। बिल्कुल। और आज की इस पड़ताल का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों 180 देशों के इस इंडेक्स में दुनिया भर की प्रेस की आज़ादी पिछले 25 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ये एक बहुत ही सीरियस डेटा पॉइंट है जिस पर हमें गहराई से बात करनी है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा में जिन भी तथ्यों, आंकड़ों या देशों की स्थिति पर बात होगी, वे सभी सीधे तौर पर RSF की इसी रिपोर्ट से लिए गए हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी विशेष राजनीतिक विचारधारा या किसी सरकार का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट के तथ्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है। और देखिए, इस निष्पक्षता को बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये रिपोर्ट कुछ बहुत ही संवेदनशील जियोपॉलिटिकल हालात को छूती है। 25 साल के इस सबसे निचले स्तर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि आज की जो पूरी युवा पीढ़ी है, जो इस इंटरनेट के युग में बड़ी हुई है, उसने कभी एक स्वस्थ और सच में आजाद वैश्विक मीडिया का माहौल देखा ही नहीं है। बाप रे, तो बहुत ही डराने वाली बात है। बिल्कुल। रिपोर्ट के आंकड़े साफ बताते हैं कि 180 में से आधे से ज्यादा देश अब प्रेस की आजादी के मामले में कठिन या फिर बहुत गंभीर श्रेणी में आ गए हैं। आधे से ज्यादा देश। अगर हम इस इंडेक्स के दोनों छोरों को देखें तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ तो नॉर्वे है जो लगातार 10वें साल नंबर 1 पर बना हुआ है, और उसके बाद नीदरलैंड्स और एस्टोनिया जैसे देश आते हैं। हाँ, वो हमेशा टॉप पर ही रहते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ लिस्ट में सबसे नीचे 180वें स्थान पर है इरिट्रिया, और उसके ठीक ऊपर उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और सऊदी अरब हैं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गिरावट के सांकड़े से ज्यादा खौफनाक वो तरीका है जिससे ये आजादी छीनी जा रही है। एग्जैक्टली, तरीके बदल गए हैं अब। हाँ, रिपोर्ट इसे लीगल एस्फिक्सिएशन यानी कानूनी रूप से दम घुटना कह रही है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों और कानूनी मुकदमों का इस्तेमाल पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक ढाल की तरह नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी आवाज बंद करने वाले एक टेप की तरह किया जा रहा है। ढाल और टेप का ये अंतर ही असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि पत्रकारों को चुप कराने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। मतलब अब गुंडे भेजकर धमकियां नहीं दी जाती। नहीं, अब सीधे तौर पर धमकियां देने के बजाय व्यवस्था का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट इस प्रक्रिया को लॉफेयर या फिर स्लैप्स कहती है। स्लैप्स मतलब स्ट्रैटेजिक लॉसूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये असल में जायज रिपोर्टिंग को कानूनी रूप से अपराध घोषित करने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही सिस्टमैटिक हथियार है। तो इसे ऐसे समझा जाए कि अगर किसी पत्रकार ने किसी बड़े भ्रष्टाचार या मान लीजिए पर्यावरण के नुकसान पर एक एकदम सच्ची और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट छाप दी, तो उसे रोकने के लिए ये स्लैप कैसे काम करेगा? चलिए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए
उस रिपोर्ट के छपने के बाद जिस बड़ी कंपनी या किसी ताकतवर व्यक्ति का नुकसान हुआ है, वो उस पत्रकार पर सीधे तौर पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। इसके बजाय वो देश के किसी दूसरे कोने की अदालत में उस पत्रकार पर 500 करोड़ रुपए की मानहानि का या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का मुकदमा दायर कर देगा। और मजे की बात यह है कि इस मुकदमे का मकसद जीतना होता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर मकसद क्या होता है? सिर्फ उसे परेशान करना? बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद पत्रकार को उस कानूनी उलझन में इस कदर फंसा देना है कि उसकी कमर ही टूट जाए। उसे हर महीने उस दूर के शहर में पेशी के लिए जाना होगा, वकीलों की भारी भरकम फीस चुकानी होगी और उसका सारा समय और एनर्जी उसी केस की फाइलों में उलझ कर रह जाएगी। मतलब वो रिपोर्टिंग तो भूल ही जाए। एग्जैक्टली। 2-4 साल तक ऐसे चलने के बाद वो पत्रकार आर्थिक और मानसिक रूप से इतना टूट चुका होगा कि वो खुद ही खोजी पत्रकारिता छोड़कर कोई सुरक्षित काम ढूंढने लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इस लीगल इंडिकेटर में जो भारी गिरावट आई है, उसके पीछे यही अदृश्य कानूनी प्रताड़ना सबसे बड़ी वजह है। ये तो एक बहुत ही शातिर तरीका है। ये तो किसी भी इंसान को भीतर से खोखला कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है। जिन देशों में कानून इतने सख्त नहीं हैं या जहाँ की अदालतें आज़ाद हैं और इस तरह के झूठे मुकदमों को टिकने ही नहीं देती, वहाँ प्रेस की आवाज़ कैसे दबाई जा रही है? ये बहुत ही सही सवाल है और रिपोर्ट भी इसी बिंदु से एक दूसरे और शायद ज्यादा गहरे खतरे की ओर मुड़ती है, जिसे रिपोर्ट में इकोनॉमिक स्क्वीज या मीडिया पर कॉर्पोरेट कब्जा कहा गया है। और इसी संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की स्थिति पर भी गहराई से बात की गई है। हाँ, इस ताज़ा इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर है, जो कि 2025 के 151वें स्थान से 6 पायदान की गिरावट है। रिपोर्ट इस हालात को बहुत ही कड़े शब्दों में अघोषित आपातकाल या अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी का नाम देती है। ये तो काफी गंभीर शब्द है। बिल्कुल है। इसमें विशेष रूप से ये समझाया गया है कि कैसे मीडिया के मालिकाना हक का एकीकरण, जिसे इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो तेजी से बढ़ रहा है। आरएसएफ की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज है कि भारत में रिलायंस और अडानी जैसे चंद बड़े व्यापारिक घरानों का अब 70 से अधिक मुख्य मीडिया आउटलेट्स पर सीधा कब्जा है। हाँ, और रिपोर्ट में इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, गोदी मीडिया, जो अब भारत में सार्वजनिक विमर्श में काफी सुना जाने लगा है। लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना किसी न्यूज चैनल या अखबार को खरीदता है तो टेक्निकली तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील है ना? हाँ, सतह से देखने पर तो ऐसा ही लगता है। भाई तो बाजार में कंपनियों का बिकना और खरीदा जाना तो आम बात है। ये महज एक आर्थिक लेन देन अचानक से स्वतंत्र प्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन जाता है? देखिए, सतही तौर पर यह सच में एक सामान्य व्यापारिक सौदा ही लगता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम सत्ता और पैसे के इस नए गठजोड़ के अंदरूनी काम करने के तरीके को देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार खतरा यह नहीं है कि कोई चैनल बिक गया। तो फिर खतरा क्या है? खतरा यह है कि मीडिया के नए मालिक वही बड़े उद्योगपति हैं जिनके अन्य बड़े व्यापार जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा या टेलीकॉम, ये सब पूरी तरह से सरकार की नीतियों, ठेकों और उनकी मंजूरी पर निर्भर करते हैं। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो ऐसे में वे उद्योगपति अपनी ही मीडिया कंपनी को सरकार के खिलाफ कोई ऐसी तीखी या खोजी रिपोर्ट चलाने की अनुमति कभी नहीं देंगे जिससे उनके उन दूसरे व्यापारिक हितों को कोई नुकसान पहुंचे। तो क्या इसका मतलब ये है कि न्यूज रूम में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है? मतलब कोई लिखित मेमो नहीं आता होगा, ऊपर से कोई सीधा आदेश भी नहीं होता होगा, लेकिन हर रिपोर्टर और एडिटर को बिना कहे ये पता होता है कि किस खबर पर बॉस का फोन आ सकता है। एग्जैक्टली। और किस खबर को छूना उनकी नौकरी के लिए खतरा बन सकता है। ये अदृश्य लक्ष्मण रेखा वाली बात इस पूरी स्थिति को बहुत सटीकता से समझाती है। इसी प्रक्रिया को रिपोर्ट सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं। मतलब एडिटर्स खुद ही ऐसी खबरों को दबाने लगते हैं जो व्यवस्था से सवाल करती हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि खोजी पत्रकारिता धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो पत्रकार इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर वे जो पर्यावरण या कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ना, शारीरिक हमलों और मनमानी गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी सेंसरशिप है जो बाहर से देखने पर किसी सरकारी आदेश की तरह नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी पत्रकारिता का दम घोट रही है। सच में ये सत्ता और पैसे का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आता है। खैर,
अब अगर हम विकासशील देशों से हटकर दुनिया के स्थापित पश्चिमी लोकतंत्रों की ओर देखें तो रिपोर्ट एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। अक्सर माना जाता है कि यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी को कानूनी और सांस्कृतिक दोनों तरह से पूजा जाता है, वहां प्रेस पूरी तरह सुरक्षित होगी। हाँ, लेकिन इस रिपोर्ट के आंकड़े उस धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं। अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। इस इंडेक्स में अमेरिका 7 पायदान गिरकर 64वें स्थान पर आ गया है। 64वें स्थान पर। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल, दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक के लिए ये बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट इसका कारण बढ़ते राजनीतिक दबाव, ध्रुवीकरण और प्रेस के प्रति एक बहुत ही शत्रुतापूर्ण माहौल को बताती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? यहाँ अमेरिका की गिरावट और एक दूसरे देश सीरिया के उछाल के बीच का जो विरोधाभास है वो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, सीरिया का केस बहुत ही अलग है। मतलब एक तरफ अमेरिका गिर रहा है और दूसरी तरफ सीरिया, जिसने दशकों तक भयंकर गृहयुद्ध देखा है, वो इस इंडेक्स में 36 पायदान की छलांग लगाकर मोस्ट इम्प्रूव की श्रेणी में आ गया है। क्या सीरिया अचानक से पत्रकारों के लिए अमेरिका से ज्यादा सुरक्षित हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जुड़कर देखें तो ये डेटा के पीछे के विज्ञान को समझने का एक बहुत अच्छा मौका है। देखिए, अमेरिका का नीचे आना ये दिखाता है कि जब राजनेता सार्वजनिक रैलियों में मीडिया को जनता का दुश्मन कहने लगते हैं तो वो जहर धीरे धीरे समाज में घुल जाता है। समझ रही हूँ। भले ही वहां पत्रकारों को जेल में ना डाला जा रहा हो, लेकिन उस शत्रुतापूर्ण माहौल के कारण उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ सीरिया का उछाल महज एक बेसलाइन इफेक्ट का नतीजा है। बेसलाइन इफेक्ट मतलब? चूंकि वे पहले से ही शून्य पर थे तो जरा सा भी सुधार बहुत बड़ा दिखाई देता है। एग्जैक्टली। असद शासन के पतन के बाद एक बहुत ही क्रूर और बंद व्यवस्था अचानक से खुल गई। तो जब एक तानाशाही टूटती है और कुछ नए स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स काम करना शुरू करते हैं तो इंडेक्स में वो एक भारी उछाल की तरह दर्ज होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीरिया अब पत्रकारों के लिए स्वर्ग बन गया है? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट खुद ये चेतावनी देती है कि आंकड़ों में इस उछाल का मतलब ये नहीं है कि वहां जमीनी हालात सुरक्षित हो गए हैं। असल में युद्ध क्षेत्र, जिन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कहते हैं, वे आज भी पत्रकारिता के लिए दुनिया के सबसे घातक स्थान बने हुए हैं। हाँ, और ये बात इजराइल जो 116वें स्थान पर है और फिलिस्तीन जो 156वें स्थान पर है, उनके आंकड़ों से भी साबित होती है। रिपोर्ट में साफ दर्ज है कि अक्टूबर 2023 से गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसमें 220 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। एक युद्ध क्षेत्र में 220 पत्रकारों का मारा जाना मतलब दुनिया तक उस युद्ध की असलियत पहुंचाने वाले 220 कैमरास का हमेशा के लिए टूट जाना है। सही कहा। ये इतिहास का पहला ड्राफ्ट मिटाए जाने जैसा है। गाजा, सूडान और यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए जो मृत्यु दर है वो ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचे स्तर पर है। यहाँ ना तो किसी कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही किसी कॉर्पोरेट दबाव का। यहाँ तो सीधा फिजिकल एस्फिक्सिएशन हो रहा है। हाँ, मतलब सीधे तौर पर जान ली जा रही है। युद्ध क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करना अब दुनिया का सबसे खतरनाक पेशा बन चुका है। अदालत के मुकदमों, कॉर्पोरेट के पैसों और युद्ध के मैदान की गोलियों, इन सब के बीच एक और युद्ध का मैदान है जो अदृश्य है, लेकिन उसकी पहुंच दुनिया के हर इंसान की जेब तक है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया की, यानी सोशल मीडिया की। ये आज का सबसे बड़ा सच है। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सोशल मीडिया को जब बनाया गया था तो इसके पीछे का विचार यही था कि ये सूचनाओं को पूरी तरह से आज़ाद कर देगा, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ये आज पत्रकारों को चुप कराने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। देखिए, इस डिजिटल खतरे की जड़ में इन अंडर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली है। रिपोर्ट इशारा करती है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर पत्रकारों के खिलाफ जो हेट कैंपेन या नफरत भरे अभियान चलाए जाते हैं वे कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे बाकायदा एल्गोरिदम का खेल होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझकर नफरत फैलाते हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सोशल मीडिया कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखना। और मानव मनोविज्ञान ये कहता है कि शांतिपूर्ण बातों की तुलना में गुस्सा और आउटरीच लोगों को ज्यादा जल्दी जोड़ते हैं। हाँ, नेगेटिव खबरें ज्यादा बिकती हैं। बिल्कुल। इसलिए एल्गोरिदम अपने आप उन पोस्ट्स को ज्यादा बढ़ावा देता है जिनमें पत्रकारों के खिलाफ भड़काऊ बातें होती हैं।
इसी का फायदा उठाकर सत्तावादी ताकतें डिजिटल स्पेस में पत्रकारों को डराने का काम करती हैं। और रिपोर्ट खास तौर पे इस डिजिटल युद्ध में डॉक्सिंग का जिक्र करती है, जिसमें महिला पत्रकारों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही घिनौना तरीका है। डॉक्सिंग की जो प्रक्रिया है, जिसमें किसी पत्रकार के घर का पता, उनके बच्चों के स्कूल की जानकारी या उनका निजी फोन नंबर इंटरनेट पर एक भीड़ के सामने डाल दिया जाता है, ये महज एक ऑनलाइन ट्रोलिंग तो नहीं है ना। ये उस पत्रकार के वास्तविक जीवन, उसकी शारीरिक सुरक्षा पर एक सीधा हमला है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। जब किसी महिला पत्रकार की विश्वसनीयता पर हमला किया जाता है, उसकी तस्वीरों को विकृत करके पेश किया जाता है, तो इसके पीछे की सोची समझी रणनीति यही होती है कि वह डर कर या अपमानित होकर खुद ही सार्वजनिक मंच से हट जाए। मतलब फिर से वही सेल्फ सेंसरशिप। एग्जैक्टली। रिपोर्ट यही चेतावनी दे रही है कि बिना एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के इस समस्या को सुलझाया ही नहीं जा सकता। टेक कंपनियों को उनके एल्गोरिथम द्वारा फैलाए जा रहे इस जहर के लिए जवाबदेह बनाना ही होगा, वरना स्वतंत्र पत्रकारिता इन डिजिटल ताकतों के सामने पूरी तरह घुटने टेक देगी। तो अगर हम इस गहराई से पड़ताल में सामने आए सभी तथ्यों को एक धागे में पिरोएं, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। आज स्वतंत्र पत्रकारिता किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ रही है, उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ देश के कानून और अदालतें हैं जो स्लैप्स मुकदमों के जरिए रिपोर्टर्स को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा है जो न्यूज रूम को खरीदकर उस पर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। तीसरी तरफ युद्ध के मैदान हैं जहां पत्रकारों की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। क्या कि एल्गोरिदम और डॉक्सिंग के जरिए रोजाना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जा रहा है। ये सब एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है जिसकी आदत धीरे धीरे पूरे समाज को पड़ रही है। और यही आदत पड़ जाना शायद सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरी चर्चा और इन भारी आंकड़ों के बाद एक विचार है जो सच में बेचैन कर सकता है। जब भी रोज सुबह कोई न्यूज़ ऐप खोला जाता है या टीवी स्क्रीन पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चमकती है, तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि उस एक हेडलाइन को लोगों तक पहुंचाने के पीछे किस बड़ी कॉरपोरेट या राजनीतिक ताकत की मंजूरी शामिल है? क्या वो खबर पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक छना हुआ सच जिसे एक बहुत ही सोचे समझे फिल्टर से गुजारा गया है?